अब देखो यहां से कैथोड किरणों के गुण। तो कैथोड किरणों का गुण क्या है? सबसे पहला गुण है ना, सबसे पहला तो ये गुण हो गया इसका, ये विसर्ग नली था। इस तरफ मान लिया जाए कि हमने हाँ ये जो प्लेट था यहाँ से, ये देख लो, ये देखो, ठीक है। ये माइनस था और यहाँ पे प्लस, इसको कैथोड कहा गया, कैनोड, एनोड, और इसको एनोड। एनोड पहला गुण है इसका कि ये किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से काफी स्पीड में ये किधर गमन करता है? एनोड की ओर। पहला चीज, ये कैथोड की सतह से निकलकर एनोड की ओर गमन करता है बहुत तीव्र वेग से। पहला गुण हो गया। दूसरा, जब ये किरणें जब आगे बढ़ता है ना इस प्रकार से, ठीक है, यहां जब इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, जब इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है, अपारदर्शी समझते हो ना, जिससे प्रकाश पार नहीं होता है, तो जब इसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है तो इसकी छाया दूसरी तरफ बनता है। मालूम है? जैसे हम लोग का लाइट है ना, अभी लाइट जल रहा है, ठीक है, इसकी छाया बन रहा है। मालूम है क्यों छाया बनता है? छाया उसी का बनता है जो सीधी रेखा में गमन करता है। अगर मान लिया जाए ऐसे कर रहा है, इसका छाया इधर बन रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अगर सीधी रेखा में नहीं गमन करता तो प्रकाश इधर से जा करके उस छाया वाले भाग को क्या कर देता? प्रकाशित कर देता ना। लेकिन नहीं, जो यही जो है, ये जो छाया बनने वाला गुण है ना, यही दर्शाता है, ये प्रूफ करता है, ये सिद्ध करता है क्या? कि ये जो है सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे प्रकाश का छाया, हम लोग धूप में खड़ा होते हैं तो छाया बनता है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तभी छाया बन रहा है तुम्हारा। छाया समझते हो ना? हाँ, समझ में आ गया? तो ये चीज। तो दूसरा क्या है कि इसके मार्ग में जब अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो इसके अस्पष्ट छाया दूसरी तरफ बनता है। इससे यह स्पष्ट होता है क्या कि ये जो है किरणें वो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो दूसरा गुण यह हो गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। सीधी रेखाओं में चलती है, सीधी रेखाओं में गमन करती है। दूसरा हो गया। तीसरा देख लो, एक चीज और है, इसके मार्ग में हल्का फाद चक्र रख देने पर, मतलब घिरनी रख देने के बाद, ठीक है, जब इसके मार्ग में अपारदर्शी रखे तो छाया बन गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके मार्ग में हल्का चक्र रख देने के बाद, ठीक है ना, उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? गति उत्पन्न हो जाता है, घूमने लगता है, वो नाचने लगता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह द्रव्यमान युक्त कणों का बना होता है। मतलब इन कणों में द्रव्यमान भी है। समझ में आ रहा है ना? इन कणों में क्या है? द्रव्यमान भी है। यह द्रव्यमान युक्त कणों का बना हुआ है। कब? जब इसके मार्ग में हम हल्का फाद चक्र रख दिए तो उसमें गति आ गया। घिरनी देख रहा है ना? है ना? तो ऐसा रख देने के बाद उसमें गति आ गया, वो भी घूमने लगा। इससे यही प्रूफ करता है कि भाई ये द्रव्यमान युक्त कणों का बना हुआ है। अगर इसमें द्रव्यमान नहीं होता, ये द्रव्यमान युक्त कण नहीं होता, द्रव्यमान समझते हो ना, अगर वो नहीं होता तो फिर इसमें गति उत्पन्न नहीं होता। तो अपारदर्शी वस्तु रख करके ये हम लोग देख लिए, उससे सिद्ध हो गया कि सीधी रेखा में गमन करती है। हल्का फाद चक्र रख दिए, पैडल व्हील, तो उसमें गति उत्पन्न हो गया। उससे पता चला कि यह द्रव्यमान युक्त कणों का बना है। समझ में आया? हाँ, आगे देख लो।
इसको जब वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा गया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मतलब ऐसा सोच लो, है ना, ये है ना, वैद्युत इस तरफ मान लीजिए प्लस रख दिए और इस तरफ नेगेटिव प्लेट रख दिए, और इसको जब गुजारा गया तो ये किरणें थे, कैथोड किरण, ये सब किधर मुड़ गया, कैथोड की प्लस की तरफ, ये सब उधर मुड़ गया। अब हम लोगों को तो ये चीज जानते हैं कि जब भी दो चीजों का, है ना, विपरीत आवेशों का आकर्षण होता है और समान आवेशों का विकर्षण होता है कि नहीं? यानी एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो आकर्षित करेगा, या प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा, है ना, यानी धन ध्रुव और धन ध्रुव रहेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। समझ में आया? तो जब दो प्लेट रखा गया, एक धन आवेशित प्लेट और एक ऋण आवेशित प्लेट रखा गया, तो ये जो किरणें थे, है ना, धन आवेश, ये जो कैथोड किरणें थे, वो सबके सब किधर मुड़ गया, धन ध्रुव की ओर मुड़ गया। इससे ये पता चलता है कि इस पर ऋण आवेश युक्त है, ये किरणें क्या है, ऋण आवेश युक्त है। ये कण अभी हो गया ना कि द्रव्यमान युक्त कणों का बना है, तो इस पर जो हुआ वो काची है, ऋण आवेश है, तब ना धन की तरफ मुड़ा। अगर एकरा पर धन आवेश रहता तो किधर मुड़ जाता, ऋण ध्रुव की तरफ, इस तरफ मुड़ जाता ना। तो ये चीज हो गया। अब इससे ये पता चल गया कि भाई इसको पर है तो क्या है, ऋण आवेश है। समझ में आया? ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया इसमें। तो हमने पहला देखे थे कि ये कैथोड की सतह से निकल करके अति तीव्र वेग से एनोड की ओर गमन करता है। दूसरा देखे, इसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रख दिए तो इसकी छाया दूसरी तरफ बना, इससे यह प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि ये जो है से सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसके बीच में, इसके मार्ग में हल्का पाद चक्र पैडल व्हील रख दिए तो उसमें गति उत्पन्न हो गया। इससे यह पता चलता है कि ये इस पर यह कैथोड किरणें जो है वो द्रव्यमान युक्त कणों का बना होता है, और इसको जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारे तो ये धन ध्रुव की ओर मुड़ गया। इससे यह पता चलता है कि ये ऋण आवेशित है, इस पर क्या है, ऋण आवेश होते हैं। समझ में आया? एक चीज और था, उन्होंने जे टॉमसन ने क्या किए थे कि अलग अलग प्लेट रखे थे, मतलब अलग अलग धातुओं का प्लेट रख करके देखे, ठीक है। अलग अलग धातुओं का प्लेट रखे, अलग अलग गैसों का प्रयोग किए, जैसा हाइड्रोजन हो गया और भी अलग अलग ऑक्सीजन हो गया और भी अलग अलग गैसों को रख करके और देखे, तो हर हाल में उन्होंने एक चीज पाए, क्या कि ई मतलब होता है आवेश और एम मतलब होता है द्रव्यमान। ई बटा एम का जो है एक प्रयोग के द्वारा ई बटा एम का मान सब में कांस्टेंट पाए। वही था, वो कितना था, 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम पर ग्राम। याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। ई बटा एम का, ई क्या है, आवेश हो गया, और एम क्या है, द्रव्यमान। कौन किए थे, जे टॉमसन, ठीक है ना। अलग अलग प्लेट को, जैसे अभी मान लिया जाए ये है ना, ये लोहा का लगा हुआ है, तो फिर एल्युमिनियम का, फिर चांदी का, जो भी रहे, अलग अलग प्लेटों को बदल बदल करके, अलग अलग गैसों को ये करके जब इन्होंने किए तो इन्होंने हर हाल में यही देखे कि ई बटा एम यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक ही मिला, 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम पर ग्राम मिला। इतनी बात समझ में आया? एच ही हो गया। तो इससे ये इससे यह स्पष्ट हो गया कि नहीं, ये जो कण है सभी परमाणुओं के अनिवार्य अवयव, यानी सब में है ये। कि प्लेट भी बदले तो गैस भी बदले तो सब में वही मिला, इससे ये लगा। इसीलिए इस किरणों को, इन कण को, जो कण के रूप में था ना ये, इस कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है।
अब देखो यहाँ से तो E बटा M का मान याद रखना इतना, ठीक है ना, 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलम पर ग्राम। और देखो E जो आवेश होता है उसका होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये होता है, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस में होता है ना, यानी परिमाण इतना होता है, ठीक है। हाँ, और इसी ये इतना कम होने के कारण है ना, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। क्या होता है? इकाई। ये माइनस में होता है कि बहुत ना कम है, तो इसीलिए इसको इकाई ऋण आवेश बोला गया। ये परिमाण खाली लिखे है, मतलब होता है इतना, ठीक है ना। हाँ, तो इकाई ऋण आवेश याद रखना, इस पर इकाई ऋण आवेश, ऋण आवेश याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इकाई ऋण आवेश। और अगर उसको पूरा तरीका से वैल्यू के रूप में हम लोग अगर बोले तो उसका वैल्यू क्या है ना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। समझ में आया? अब ये तो द्रव्यमान युक्त कणों का बना हुआ था, तो इसका पे तो द्रव्यमान भी होना चाहिए ना, है? तो इसका द्रव्यमान क्या होता है सो देख लो। तो इसका द्रव्यमान अगर हम लोग कहें तो देखो है ना, द्रव्यमान में हो जाएगा M 9.1 कर देते, ठीक है ना। 9.109, खाली 9.1 भी चलेगा, ठीक है, या फिर पूरा याद रखना। और गुने 10 के पावर -31 केजी में हो गया। अगर ग्राम में करेंगे तो 28 ही रहेगा, यानी इतना ग्राम में बोल देना है ना, इस प्रकार से गुने कच्ची हो गया 10 के पावर -28 ग्राम हो गया, और केजी में -31 कर देना। तो ये चीज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E बटा M का मान 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलम पर ग्राम होता है। आवेश इतना हो गया, इसको इकाई ऋण आवेश भी कहते हैं। और ये काची हो गया यहाँ से, ये द्रव्यमान हो गया इसका केजी में, और ये हो गया। तो इस प्रकार से इतना याद रखना। समझ में आया ये बात? चलो ठीक।